हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर 1 की विविध प्रश्नावली, यानी कि जो उसका चैप्टर 1 में जितना आपने पढ़ा उन सबका रिवीजन। और ये बात ध्यान भी रखें, विविध प्रश्नावली में जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई थी उनसे बेटर क्वेश्चन ही मिलेंगे, थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, इसलिए आपको देखिए विविध प्रश्नावली करनी बहुत जरूरी है। तो देखिए मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ही लिखा है, जो समुच्चय ए दे रखा है वो ऐसी संख्याओं x का समुच्चय है कि x बिलोंग्स टू R, यानी x वास्तविक संख्याएं हैं और वो किस तरीके की हैं, जो इस समीकरण को संतुष्ट करती हो, यानी x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो चलिए पहले मैं आपको यही समीकरण सॉल्व करके दिखा देता हूं, यानी x² माइनस के 8x प्लस के 12 इक्वल टू 0। ये तो देखिए आपका पिछली क्लासेस का ही क्वेश्चन हो गया, आपको इसके गुणनखंड करके x की जो भी मान आए वो निकालने हैं, यानी 12 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ के 8 आए तो वो 6 और 2, यानी मैं सीधे देखिए लिख रहा हूं, इसके जो गुणनखंड आएंगे x माइनस 6 x माइनस 2, इसका मतलब x के दो मान आए, जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे 6 आएगा और जब देखिए इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो वो 2 आएगा। अब मैं आगे लिखता हूं, देखिए वो मैं इसी के आगे लिख रहा हूं, यानी जो समुच्चय ए दे रखा है आपको उसमें सिर्फ दो अवयव हैं, दोनों वास्तविक संख्याएं हैं 2 और 6, वो मैंने यहां लिख दिया 2, 6। ये बात देखिए इससे क्लियर हो गई, क्योंकि कभी कभी देखिए ऐसा होता है ये भाषा के रूप में देते हैं, रोस्टर रूप में आपको खुद लिखना पड़ता है, तो ये समुच्चय आपका ए ये अब रोस्टर रूप निकल के आया, ये तो आपका समुच्चय निर्माण विधि वाला रूप था। जो बाकी की समुच्चय आपको दे रखी हैं वो रोस्टर विधि के रूप में दे रखे हैं, जैसे इसमें 3 अवयव हैं, इसमें अनंत हैं, इसमें केवल एक अवयव है। और देखिए बात क्लियर कर लें, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव होता है वो एकल समुच्चय होता है, और जिसमें एक भी अवयव नहीं होता वो रिक्त समुच्चय होता है। ये बात देखिए मैं दोबारा बता रहा हूं क्योंकि समय रिवीजन है इसीलिए। अब हमें यह बताना है, ये जो 4 समुच्चय हैं इसमें कौन सा समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि सबसे छोटा है मैं इसी से शुरुआत करता हूं। ये डी में जितने भी अवयव हैं वो एक ही अवयव है, डी के सारे अवयव ए में हैं, क्योंकि 6 देखिए इसमें भी आ रहा है, यानी डी उपसमुच्चय है ए का। मैंने सबसे छोटे से शुरुआत की, फिर मैंने उससे बड़ा देखा। तो देखिए पहले मैंने अगर इसकी शुरुआत की डी से, तो ये बात तो देखिए क्लियर हो गई, डी उपसमुच्चय है ए का। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। अब एक बात और आती है, समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं वो दो ही हैं, वो बी में हैं, क्योंकि 2, 6 वो इधर भी आ रहे हैं, यानी ए उपसमुच्चय है किसका, बी का, और डी भी उपसमुच्चय होगा बी का। क्यों, क्योंकि जो डी में अवयव हैं वो बी में भी हैं। ये बात देखिए इसलिए लिखी है, हम कंबाइन करके ही लिखेंगे। अब बचा केवल ये वाला समुच्चय। देखिए बी में जितने भी अवयव हैं वो सबके सब सी में हैं, क्योंकि सी तो अनंत है, यानी बी उपसमुच्चय है सी का। इसका मतलब हम इसमें यह भी पढ़ सकते हैं, देखिए डी उपसमुच्चय ए का भी है, डी बी का भी उपसमुच्चय है, और डी सी का भी उपसमुच्चय है। अगर मैं ए के लिए कहूं तो ए बी का भी उपसमुच्चय है और ए सी का भी उपसमुच्चय है, और अब मैं अगर मैं कहूं बी के लिए तो बी सी का भी उपसमुच्चय है। तो ये जो देखिए बात हुई ये मैंने इसी से क्लियर कर दी। जो लाइन मैंने इस समय लिखी वो कंबाइन करते हुए लिखी है, और इसमें देखिए उपसमुच्चय वाली बात भी आपकी क्लियर होती है, इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था। अब देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसके 6 पार्ट हैं, और मैंने जो इस समय बोर्ड पर लिखे वो केवल 3 पार्ट ही लिखे हैं, और ये क्योंकि बताना भी है इसमें लैंग्वेज भी लिखी है, ये सत्य है या सत्य। तो एक बात ध्यान रखें, जैसे पहला ही पार्ट है, यदि x बिलोंग्स टू a, यानी कोई भी अवयव है x वो इस समुच्चय में है, और a बिलोंग्स टू b, देखिए ये बात और ध्यान रखें, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो अवयवों के लिए होता है, और जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो समुच्चय के लिए होते हैं। तो ये जो अवयव है ये इस समुच्चय में है, कोई भी अवयव हो सकता है, मैं भी एग्जांपल लूंगा, और ये जो समुच्चय है
ये पूरा बिलोंग कर रहा है दूसरे समुच्चय को, सबसेट नहीं, ये समुच्चय बिलोंग कर रहा है। सबसेट की बात अलग होती है, उपसमुच्चय की। ये समुच्चय बिलोंग कर रहा है दूसरे समुच्चय को। अगर ऐसा है तो क्या ये बात सत्य है कि x यानी जो अवयव है ये इस समुच्चय को बिलोंग करेगा? और अगर ऐसा नहीं है तो इसे गलत प्रूव करने के लिए आप एक एग्जांपल दीजिए, क्योंकि ये बात ध्यान रखें, अगर आपको गलत प्रूव करना है कोई भी चीज तो आप केवल एक एग्जांपल दे दें उसे गलत प्रूव करने के लिए। अगर ये सही होगी तो सभी के लिए सही होगी, लेकिन अगर ये गलत है तो एक भी एग्जाम्पल अगर आपने ऐसा दे दिया जो इसे गलत प्रूव कर रहा है तो ये सवाल असत्य माना जाएगा। चलिए मैं देखता हूं ये कैसे हो सकता है। x बिलोंग्स टू a, तो मैं देखिए एक काम करता हूं, जो समुच्चय a है मैं ज्यादा बड़ा ले ही नहीं रहा। मैंने चलिए समुच्चय a को लिया 1,2 और समुच्चय जो b को लिया। अब मुझे a बिलोंग्स टू b यानी b समुच्चय मुझे ऐसा लिखना है जिसमें ये समुच्चय a जो है ये बिलोंग कर रहा हो। कैसे, देखिए मैं बताता हूं कैसे लिखना है। ये समुच्चय अगर पूरा इसमें बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग का मतलब है ये अवयव है। ये ध्यान रखें, बिलोंग्स टू हमेशा साइन किसके लिए आता है? मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, अवयव के लिए। यानी ये पूरा जो है इस समय ये इसमें अगर बिलोंग कर रहा है तो ये इसका अवयव है। यानी कि मैं देखिए ये काम कर रहा हूं, ये मैंने यहां लिखा, यानी समुच्चय बी में ये इस समय एक अवयव है। और बाकी मुझे अलग भी लिखने हैं अवयव, कुछ मैं कुछ भी लिख सकता हूं। चलिए मैंने 4 लिख दिया, 7 लिख दिया, ये मैंने लिखा। यानी इस समय इसमें 3 अवयव हैं, एक तो 4, एक 7 और एक ये अवयव। क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है कि जो समुच्चय ए है ये बिलोंग करना चाहिए बी को, यानी समुच्चय ए जो है इस समय अवयव है दूसरे समुच्चय बी का, तो ये देखिए अवयव हुआ। अब देखिए मैं कैसे प्रूव करूं, यदि x का मतलब ये कोई भी अवयव हो सकता है तो इस समय देखिए मैं 1 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू ए और 2 बिलोंग्स टू ए। तो चलिए मैं यहां लिखता हूं, अब 1 तो देखिए ए को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मैंने 1 के लिए देखिए ये बात देखी, 1 किसे बिलोंग कर रहा है? ए को। तथा ए बिलोंग्स टू बी, ये बात भी बिल्कुल सही है। हमें देखिए ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं जो इन्हें सेटिस्फाई जरूर कर रहे हो, लेकिन ये कंडीशन गलत आ जाए। यदि का मतलब है, ये बात ध्यान रखें, ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं जो इन्हें जरूर सेटिस्फाई करें, यानी ये चीजें तो सही होनी चाहिए लेकिन ये चीज गलत आ रही हो। अगर आपने ऐसा एग्जाम्पल दे दिया तो यह असत्य माना जाएगा। देखिए कैसे लिखें, मान लीजिए चले मैं 1 के कहता हूं तो 1 बिलोंग्स टू ए, यानी 1 तो ए में है, और ए बिलोंग्स टू बी, ए बी में भी है। तब x, यानी यही x की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं किसके लिए चेक करूंगा? ये 1 के लिए। अब आप ये देखें 1 बी में बिलोंग कर रहा है? नहीं, क्योंकि 1 अलग से नहीं माना जाएगा, ये तो पूरा अवयव है, हम 1 को नहीं निकाल सकते। अलग से अवयव कौन सा है? 4 है, 7 है, लेकिन 1 अलग से अवयव नहीं है, यानी 1 बिलोंग नहीं कर रहा बी को। ये मैंने यहां लिख दिया, यानी x का मान मैंने क्या लिया था? 1, ये आप मान सकते हैं। तो 1 बिलोंग्स टू ए और a बिलोंग्स टू b, लेकिन 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये कंडीशन गलत थी, ये असत्य हुआ कथन। अच्छा, अब आप 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं, मैं यहां दिखाता हूं आपको। मान लीजिए x का मान 2 है तो 2 बिलोंग्स टू a, क्योंकि 2 a में है, और a बिलोंग्स टू b, ये बात भी ठीक है, लेकिन 2 डज नॉट बिलोंग्स टू b, क्योंकि हम 2 को भी नहीं निकाल सकते। तो ये कथन जो दिया हुआ कथन है, ये जो आपका आया इस रिजल्ट से, ये आया असत्य है। अब आता है देखिए सेकंड पार्ट, थोड़ा सोचने की बात है, आप एग्जाम्पल सोच लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, यदि समुच्चय ए उपसमुच्चय है बी का, यानी मुझे ऐसा एग्जाम्पल लिखना है समुच्चय ए उपसमुच्चय होना चाहिए बी का। चलिए मैं लिखता हूं, शुरुआत चलिए यहीं से ही करता हूं। पहले तो मैंने दोनों पढ़ दिए थे, अब मैं पहले इसे पढ़ता हूं। मैंने चलिए ए को ऊपर की तरह छोटा ही लिखते हैं, आप ज्यादा बड़ा समुच्चय लिखे ही नहीं। चलिए मैंने 1,2 लिखा, और जो मैंने बी को लिखा, अब मुझे बी देखिए ऐसा समुच्चय लिखना है कि ए उपसमुच्चय होना चाहिए बी का, यानी ए के जितने भी अवयव हैं वो सबके सब बी में हो। इसका मतलब चलिए मैंने इतना लिख दिया, ज्यादा बड़ा नहीं लिख रहा। हम आगे भी लिख सकते हैं, 1 2 जरूर होते, बाकी आप चाहे कितने भी लिख सकते हैं।
तो देखिए ए सबसेट है बी का, ये कंडीशन तो ठीक हो गई। अब मुझे सी कैसा समुच्चय लिखना है? सी ऐसा समुच्चय लिखना है कि बी बिलोंग करना चाहिए सी को, यानी ये जो समुच्चय है ये पूरा का पूरा इस समय अवयव है। बिलोंग्स टू का मतलब ये अवयव है इस समय कौन से समुच्चय का? सी का। तो देखिए ये मैंने जो सी समुच्चय लिखा, इसका मतलब क्या है? बी अगर इसे बिलोंग कर रहा है तो बी तो मुझे पूरा ही लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3। लेकिन अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी लिखने हैं। कौन से लिखूं? चलिए मैं लिख देता हूं। 5 मैंने लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया। काफी है जितने लिख सकते हैं आप, लेकिन हमें तो ऐसा लिखना था कि बी बिलोंग करना चाहिए सी को। तो देखिए बी बिलोंग कर रहा है सी को। तो देखिए दोनों कंडीशन अभी सही हैं। ए सबसेट है बी का और बी बिलोंग कर रहा है सी को, क्योंकि ये समुच्चय देखिए बिलोंग कर रहा है। अब ये बात क्या आपको लगती है कि जो समुच्चय ए है ये भी बिलोंग कर रहा है सी को? यानी ये जो ये इस समय जो लिखा है ये इस समय अवयव है? नहीं है, ये अलग अवयव है। हम इसमें 1, 2 नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू सी नहीं है। ये चीज मैं देखिए नीचे लिख देता हूं। हमने एक ऐसा एग्जांपल दिया, यानी देखिए ए तो सबसेट है बी का तथा बी बिलोंग भी कर रहा है सी को, लेकिन ए बिलोंग नहीं कर रहा देखिए सी को, क्योंकि ए में केवल 1 2 है तो 1 2 इसमें कहीं बिलोंग नहीं कर रहे। 1 2 का मतलब ये पूरा एक अवयव हो, अलग से कहीं नहीं लिखा है ऐसा। ये भी चीज देखिए क्या हो गई? असत्य। चलिए मैं यहीं लिख देता हूं, ये कथन भी असत्य हुआ। अब देखिए तीसरा पार्ट, आप लोग यही सोचेंगे कि सब असत्य ही निकल रहे हैं तो तीसरा वाला भी असत्य ही हो, तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बात भी। यदि ए उपसमुच्चय है बी का, यानी ए के सारे अवयव बी में हैं, और बी उपसमुच्चय है सी का, यानी बी के सारे अवयव सी में हैं। ए के सारे अवयव बी में हैं और बी के सारे अवयव सी में हैं, तो क्या यह बात सही होगी कि ए उपसमुच्चय हो सी का, यानी ए के सारे अवयव भी सी में ही होंगे? शायद ये बात सही होगी। क्यों? क्योंकि ए के तो सारे अवयव बी में हैं और बी के सारे अवयव किस में हैं? सी में। तो ए के तो सारे अवयव सी में होंगे ही, और अगर ऐसा है तो ए उपसमुच्चय किसका होगा? सी का। आप ऐसा कोई एग्जाम्पल दे ही नहीं सकते कि जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो लेकिन ये कंडीशन ना हो रही हो। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं सोच सकते आप, यानी यहां पे ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं जो इसे गलत प्रूफ करे। ये सर्व समीका कहलाएगी। सर्व समीका का मतलब होता है देखिए जो आप 10th क्लास में भी करते थे, जो हर एग्जाम्पल यानी हर उदाहरण के लिए बिल्कुल ठीक प्रूफ हो। अब ये कैसे प्रूफ करें? इसमें कोई उदाहरण नहीं देंगे आप, ये हमें मान के करना है। माना x बिलोंग्स टू a, यानी इस समुच्चय a में कोई अवयव है वो मैंने x मान लिया है। माना x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब क्या है? अगर x a में है तो x b में भी होगा। क्यों? क्योंकि a के सारे अवयव किस में हैं? b में। इसका मतलब x अगर a में है तो x किस में भी होना चाहिए? b में, यानी कि x बिलोंग्स टू b। ये मैं आगे लिख देता हूं कारण। क्यों? क्योंकि a उपसमुच्चय है b का, यानी a के सारे अवयव b में हैं। अब आगे क्या आते हैं इसके? अगर x बिलोंग कर रहा है b को और b उपसमुच्चय है क्या? c का, इसका मतलब तो यह है कि b के सारे अवयव किस में हैं? c में। इसका मतलब x अगर b में है तो x किस में होना चाहिए? c में भी होना चाहिए। ये भी मैं लिख देता हूं, यानी x बिलोंग्स टू c। क्यों ऐसा? क्योंकि b उपसमुच्चय है c का। यही चीज देखिए मैं प्रूव कर रहा हूं। अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो x b को भी करेगा इस कंडीशन से, और अगर x b को बिलोंग कर रहा है तो x c को भी बिलोंग करेगा इस कंडीशन से। यानी मैंने ये प्रूव कर दिया। ये मैं आए देखिए नीचे लिख रहा हूं दोबारा, अर्थात यदि x बिलोंग कर रहा है a को, इससे ये बात बिल्कुल 100% प्रूफ होती है कि x बिलोंग करेगा c को। यानी x अगर a को बिलोंग कर रहा है तो x c को भी बिलोंग करेगा। ये बात देखिए मैंने अंडरलाइन भी की। इसका मतलब क्या हुआ? अब x तो कोई भी अवयव हो सकता है समुच्चय में, किसी के लिए भी हम x कह सकते हैं, लेकिन यहां पे था
मैं x के लिए 1 भी लिख सकता हूं, x के लिए 2 भी। x तो ये किसी के लिए भी आ सकता है जो समुच्चय ए में है, यानी समुच्चय में जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय सी में भी हैं। समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय किस में है, सी में। इससे ये क्या प्रूफ हुआ, मैं ये लाइन नीचे देखिए लिख देता हूं। इससे यह सिद्ध होता है कि ए उपसमुच्चय है सी का। यानी ये बात देखिए बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। आप इसमें कोई ऐसा एग्जाम्पल दे भी नहीं सकते। तो ये पार्ट देखिए ऐसा निकला जो सत्य निकला, ये मैं आगे यहां लिख देता हूं। यानी ये जो कथन था वो था सत्य। अब देखिए इसके अगले पार्ट, देखिए चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में ये लिखा है यदि ए उपसमुच्चय नहीं है बी का और बी उपसमुच्चय नहीं है सी का, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ए उपसमुच्चय नहीं होगा सी का। अब ऐसे मुझे एग्जांपल देखिए लेने हैं, पहले तो यही सेटिस्फाई हूं क्योंकि ये तो हमें दे ही रखा है। लेकिन अगर मुझे ये चीज गलत प्रूफ करनी है तो मुझे ये लिखाना पड़ेगा कि ए उपसमुच्चय है सी का, क्योंकि अगर मैंने सिद्ध कर दिया ए उपसमुच्चय है सी का तो ये चीज गलत प्रूफ हो जाएगी। यानी मुझे ऐसा एग्जांपल सोचना है। तो चलिए पहले तो यहीं से शुरुआत करें क्योंकि ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखिए मुझे ऐसा एग्जांपल लेना है कि जो समुच्चय ए है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो चलिए मैं यहां लिखता हूं, माना ए बराबर, अगर हम छोटा ही लें एग्जांपल कोई, तो देखिए चलिए मैंने ले लिया 1,2, इतना ही लिया केवल। अब मुझे बी समुच्चय जो है ऐसा लेना है कि ए उपसमुच्चय नहीं हो बी का, यानी ए के जितने भी अवयव हैं वो बी में नहीं हो। तो आप तो कोई भी ले सकते हैं, बस इन्हें छोड़ के भी ले सकते हैं। तो चलिए मैंने ये ले लिया 3,4, काफी है। देखिए ए का एक भी अवयव बी में नहीं है, इसका मतलब ए नहीं है उपसमुच्चय बी का। अब देखिए मुझे सी जो उपसमुच्चय लेना है वो ऐसा लेना है कि बी उपसमुच्चय नहीं है सी का, यानी बी के जितने भी अवयव हैं वो सी में नहीं होने चाहिए। यानी 3,4 एक भी अगर नहीं हुआ तो ये उपसमुच्चय नहीं माना जाएगा। चलिए वो देखिए कैसे लेते हैं, मान लीजिए। लेकिन हां मुझे ऐसा एग्जाम्पल भी चाहिए जो इसे गलत प्रूफ करे, यानी ए उपसमुच्चय हो जाए सी का। तो ए के सारे अवयव तो इसमें आ रहे होंगे, देखिए 1,2, लेकिन बी के अवयव इसमें नहीं आ रहे हो। तो चलिए मैंने यहां 5 ले लिया, 6 ले लिया, काफी है। मैं 6 नहीं लिखता, कोई जरूरत नहीं थी उसकी। अब देखिए ए के अवयव बी में नहीं है, यानी देखिए ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, तथा बी के अवयव सी में नहीं है, यानी बी उपसमुच्चय नहीं है सी का। ये दोनों कंडीशन देखिए प्रूफ हो गई, ए उपसमुच्चय नहीं है बी का और बी उपसमुच्चय नहीं है सी का। लेकिन ए उपसमुच्चय है सी का, क्यों? क्योंकि ए के जितने भी अवयव हैं वो सी में हैं। देखिए दोनों आती है, यही चीज मैं आगे लिख देता हूं, लेकिन ए उपसमुच्चय है सी का। इसका मतलब ये चीज देखिए गलत प्रूफ हो गई, यानी ये जो कथन हुआ ये भी आपका कैसा हुआ, असत्य। देखिए सारे मुझे इसलिए बताने पड़ते हैं, थोड़े एग्जाम्पल सोचने पड़ते हैं। सत्य वाले में तो देखिए मुझे सत्य वाले भी बताने पड़े। अब देखिए पांचवा पार्ट, वैसे ही सिंपल था, आप लोग खुद भी सोच सकते हैं, लेकिन चलिए तब भी मैं बता देता हूं, शायद किसी को प्रॉब्लम अगर पड़ती है तो। यदि x बिलोंग्स टू a, यानी x एक ऐसा अवयव है जो समुच्चय a में है और a जो समुच्चय है वो b का उपसमुच्चय नहीं है। आसान है ये, चलिए मैं ऊपर की तरह लिखता हूं, माना a इज इक्वल टू 1,2। देखिए ऊपर वाला एग्जाम्पल ही मैं ले रहा हूं, यानी x बिलोंग्स टू a। अब x के लिए तो कुछ भी हो सकता है, x1 भी हो सकता है और x2 भी हो सकता है, हम जितने लिख दें, x तो सभी के लिए आएगा। और a उपसमुच्चय नहीं है b का, तो मुझे b समुच्चय ऐसा लेना है कि जो समुच्चय a के अवयव है वो b में नहीं हो। मैं ऐसे ही ले सकता हूं जैसे ऊपर लिखा मैंने, वो देखिए चलिए मैंने यहां लिख दिया, या ऐसे भी ले सकता हूं,
चलिए मैंने यही लिखा 3 4, चलिए एक मैंने और बढ़ा दिया। यहां बिल्कुल ठीक है, ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, क्योंकि ए का एक भी अवयव बी में नहीं आ रहा। अब देखिए मुझे प्रूव करना है, तब क्या x बिलोंग्स टू बी होगा, यानी यदि x बिलोंग्स टू ए है तो x बिलोंग करेगा b को, और अगर ऐसा है नहीं है तो एग्जाम्पल देना है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल ही आपको दे रहा हूं, यहां 1 बिलोंग कर रहा है a को, और a उपसमुच्चय नहीं है b का। मैं यहां लिख देता हूं, देखिए 1 बिलोंग्स टू a, मैंने x के लिए 1 यूज किया, 1 बिलोंग्स टू a, तथा a उपसमुच्चय नहीं है b का। तब अब आप देखेंगे क्या ये बात ठीक है कि 1 बिलोंग कर रहा है बी को। अगर 1 बिलोंग कर रहा है ए को और ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, तो क्या 1 भी बिलोंग कर रहा है बी को? लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए 1 बी को बिलोंग नहीं कर रहा, 1 ए को बिलोंग कर रहा है, ए उपसमुच्चय भी नहीं है बी का, लेकिन 1 बी को बिलोंग भी नहीं कर रहा। ये बात लेकिन गलत प्रूफ हो गई। इसका मतलब ये जो कथन हुआ ये भी हुआ असत्य। अब आता है लास्ट पार्ट, वैसे मैंने वो कर रखा है, वो सिंपल था। यदि समुच्चय ए उपसमुच्चय है बी का, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमें ये प्रूव करना है कि एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इसे गलत प्रूव करने के लिए एक उदाहरण देना है। तो चलिए मैं आपको पहले वैसे ही समझाता हूं, मैंने भाषा के रूप में भी लिखा। इसका मतलब देखिए ये है कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं, यानी समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय बी में होंगे। अब अगर कोई अवयव बी में ही नहीं है, कोई अवयव अगर बी में ही नहीं है, तो वो ए को कैसे बिलोंग करेगा? क्योंकि ए के तो सारे अवयव बी में ही हैं। अगर कोई बी में ही नहीं है तो वो तो ए में हो ही नहीं सकता। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, वैसे ऐसा कोई एग्जांपल ही नहीं होगा जो इसे गलत प्रूफ कर दे। मान लीजिए ए इज इक्वल टू, चलिए मैंने यहां लिया एक्स कॉमा वाई, और बी इज इक्वल टू मैंने लिया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी ले लिया, क्यू, कितने भी ले सकते हैं आप। तो देखिए ए उपसमुच्चय है बी का, यानी ए के सारे अवयव बी में हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं एस, यहां एस है कोई अवयव, तो एस बी को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, मैंने इसलिए लिया है। देखिए मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए ए सबसेट है बी का, और एस यहां पे कुछ भी हो सकता था, ऐसा अवयव लेना था जो बी में नहीं हो। देखिए एस मैंने लिया, एस बी में है ही नहीं। जब एस बी में ही नहीं है तो वो ए में तो हो ही नहीं सकता, देखिए ए में भी नहीं है। ऐसा कोई अवयव देखिए पॉसिबल ही नहीं है जो बी में नहीं हो लेकिन ए में हो जाए, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। यही चीज देखिए मैंने नीचे दिखाई भाषा के रूप में लिख के, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं, ये तो इस लाइन का मतलब है। और इसका मतलब है एक्स समुच्चय बी का अवयव नहीं है, यानी अगर एक्स समुच्चय बी का अवयव नहीं है तो वो समुच्चय ए का भी अवयव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ए सबसेट है बी का, ये कारण था इसका। इसका मतलब एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, और यही बात हमें प्रूव करके दिखानी थी, लेकिन वो केवल भाषा के रूप में ही लिख सकती है। एग्जाम्पल देखिए, दोबारा बता रहा हूं आपको, सिर्फ तब देना है जब आपको ये गलत प्रूफ करनी हो, असत्य वाले, उनमें आपको एग्जाम्पल ही देना है, और वो बुक में लाइन भी लिखी है। तो ये देखिए मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया सेकंड, अब मैं क्वेश्चन थर्ड आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये दो कंडीशन दे रखी हैं, यदि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और बी का जो यूनियन है, संघ समुच्चय, वो ए और सी के संघ समुच्चय के इक्वल है, और ए और बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी कि कॉमन, वो ए और सी के सर्वनिष्ठ के इक्वल है। अगर ये दोनों कंडीशन दे रखी हैं तो हमें प्रूव करके दिखाना है, ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब बी और सी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। ये प्रूव करके दिखाना है, यानी अगर ये भी ठीक है कंडीशन और ये भी ठीक है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब बी और सी आपस में कैसे हों, इक्वल। अब ये देख, अच्छा एक बात और, अगर मान लीजिए आपसे केवल कह दें कि ए की कंडीशन दे दें और ये नहीं लिख के दें, और फिर आप कहेंगे कि बी और सी इक्वल होंगे, ये कोई जरूरी नहीं, या ये वाली नहीं दें, केवल ये वाली लिख के दे दें, तो भी कोई जरूरी नहीं कि बी और सी इक्वल हो।
लेकिन अगर ये दोनों ही कंडीशन है तो ये देखिए बात बिल्कुल क्लियर होगी और 100% ठीक होगी कि बी और सी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। यानी ये बात देखिए तभी प्रूफ हो सकती है जब यूनियन भी इक्वल हो और इंटरसेक्शन भी इक्वल हो, तो बी और सी इक्वल आएंगे। अब ये चीज कैसे प्रूव करें, तो चलिए मैं यहां से ही स्टार्ट करता हूं, क्योंकि यदि का मतलब है इतना तो हमें दिया हुआ है। ये देखिए मैं यहां लिखता हूं, प्रश्नानुसार ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, क्योंकि ये तो दिया हुआ ही है। इस कंडीशन का भी देखिए यूज होगा, अभी हम इसमें ही करेंगे यूज। अब देखिए मैं एक काम यहां पे करता हूं, ये भी एक समुच्चय है, ये भी एक समुच्चय है, दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। मैंने दोनों का इंटरसेक्शन लिया, किसके साथ, या तो मैं बी के साथ इंटरसेक्शन ले रहा हूं या मैं सी के साथ इंटरसेक्शन ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं बी या सी के साथ ही, क्योंकि हमें बी और सी को इक्वल दिखाना है। तो देखिए मैं एक काम ये करता हूं, ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन मैंने बी के साथ लिया, तो ये काम मुझे देखिए इधर भी करना है, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नियम भी अप्लाई होंगे, जो एक पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे नियम बताए थे जिनमें वितरण नियम भी था, वो इसमें अप्लाई होगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों पक्षों का मैंने इंटरसेक्शन लिया, किसके साथ, बी के साथ। मैं चाहे तो सी के साथ भी ले सकते हैं। अब देखिए पहले इसका उत्तर क्या आएगा, ये एक दिन मैंने आपको बताई थी बात। ए और बी दो समुच्चयों का यूनियन, इसका मतलब ये होता है ये ऐसे अवयव हैं जो ए और बी दोनों में हैं, मतलब ए के भी सारे अवयव हैं इसमें और बी के भी सारे अवयव हैं, उन सबका यूनियन, यानी सब मिला के वो होता है ए यूनियन बी। देखिए मैं एक रफ चित्र आपको बना रहा हूं यहां पे दोबारा समझाने के लिए। मान लीजिए ये समुच्चय ए है और ये है समुच्चय बी, तो ये सब जितना पार्ट लिखा है ये देखिए ये है ए यूनियन बी। अब देखिए एक बात और, तो ए यूनियन बी में तो देखिए सारे ही आ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ए यूनियन बी में सारे ही हैं, यानी जितने भी, चलिए मैं शेड करता हूं, ए यूनियन बी का मतलब ये सारे ही होंगे। ये है देखिए ए यूनियन बी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लें हम बी के साथ, यानी ए यूनियन बी और बी, इसमें क्या कॉमन है, तो वो बी ही तो कॉमन होगा, क्योंकि देखिए ए यूनियन बी तो पूरा ही समुच्चय है और बी केवल इतना है, तो बी भी तो इसमें इंक्लूड है ए यूनियन बी में, यानी ए यूनियन बी और बी का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आएगा, बी। और वैसे भी देखिए मैंने एक बात बताई थी, वो शायद आपको और ध्यान आ जाएगा, जो समुच्चय अगर किसी का उपसमुच्चय होता है तो इंटरसेक्शन की बात आती है तो छोटा वाला समुच्चय कॉमन निकल के आता है। आप लोग खुद देखें, ये बी उपसमुच्चय होता है इसका, क्योंकि बी के सारे अवयव इसमें हैं, तो इसका मतलब जब हम इनका कॉमन निकालेंगे तो वो छोटा वाला ही उत्तर आना चाहिए, और छोटा समुच्चय कौन सा है इसमें और इसमें, वो बी है, वो मैंने आपको चित्र से भी बताई बात। तो इसका तो उत्तर देखिए बी आ गया। अब आता है देखिए इसका उत्तर, हम इसमें क्या अप्लाई करें, क्योंकि यहां तो तीनों अलग अलग हैं, यहां तो कोई बात नहीं थी, यहां तो ए और बी थे केवल। तो मैंने आपको एक दिन देखिए वितरण नियम बताया था, बाहर और अंदर जो चिन्ह होते हैं ये अपोजिट होते हैं, अगर बाहर इंटरसेक्शन है अंदर यूनियन होगा, और अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन होगा। तो मैंने इसको एक शॉर्ट मेथड बताया था लिखने के लिए, हम बाहर वाले को अगर गुणा मानते हुए चलें और अंदर वाले को प्लस मानते हुए चलें, तो आप इसे पढ़ें ए प्लस सी गुणा बी। तो पहले ए की गुणा किससे करेंगे आप, बी से। आप ए की गुणा किससे करेंगे, और गुणा को हम ये मान रहे हैं, यानी ए की गुणा देखिए बी से की, ए की गुणा देखिए बी से कर दी, यानी ए गुणा बी प्लस, अब देखिए प्लस का चिन्ह तो यही है, वो यहां आ गया। अब मुझे सी की गुणा करनी है बी से, सी गुणा बी, वो देखिए मैंने यहां लिख दिया, ये आती है बात, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब आती है आगे का पार्ट, यानी बी इज इक्वल टू, अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूं, इसके लिए देखिए ये चीज दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी
किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के। तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी है इसकी जगह मैं लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, इसे भी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने आपको देखिए क्रम विनिमय नियम बताया था, हम चाहे सी इंटरसेक्शन बी लिखें चाहे बी इंटरसेक्शन सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसे बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। किस नियम से, क्रम विनिमय नियम से। ये बात देखिए मैं आगे लिख देता हूं, क्रम विनिमय नियम। अब आप लोग ये सोचेंगे ऐसा क्यों किया। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब आप लोग कॉमन वाले क्वेश्चंस करते हैं तो कॉमन निकालते हैं। ये जैसे वितरण नियम को मैंने इस तरीके से लिखा था तो यहां गुणा करते हुए लिख दिया। अब यही चीज को वापस मैं इसी रूप में लिख रहा हूं, क्योंकि ये भी एक वितरण नियम है लेकिन ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। यानी कि ए गुणा सी प्लस बी गुणा सी, यानी ए की गुणा सी से है और बी की गुणा किससे है, सी से। इसका मतलब ए प्लस बी और गुणा कितना आएगा, सी। आप लोग देखेंगे सोच रहे होंगे कैसे लिखा। आप एक बात ध्यान रखें, जो चीज कॉमन है इंटरसेक्शन सी वो बाहर निकाल ली, बचा क्या, ए यूनियन बी, वो यहां लिख दिया। अब देखिए दोबारा करके देख सकते हैं, ए गुणा सी देखिए ये लिखा है, प्लस बी गुणा सी ये लिखा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए आगे कैसे करें, यानी बी इज इक्वल टू, अब फिर देखिए एक बात, आपको ए यूनियन बी भी दे रखा है, किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के इक्वल, और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ये मैंने देखिए इसके इक्वल रख दिया। अब ये पार्ट हो गया देखिए बिल्कुल इस तरीके का, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। आपने उत्तर क्या लिखा था, बी। चलिए एक बात और समझ लीजिए, यही चीज ए यूनियन सी यानी ए और सी को मिलाकर सारे अवयव, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ। तो सी के सारे अवयव तो इसमें ही हैं, इसका मतलब जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा, सी के। क्यों, क्योंकि सी इसका उपसमुच्चय है। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। अब आप लोग देखिए, अगर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं एक काम कहता हूं, जब आप होमवर्क में करेंगे ये क्वेश्चन तो आप इंटरसेक्शन जो लें, मैंने तो बी से लिया, आप लोग खुद जो इंटरसेक्शन लें वो सी से लें, यानी इधर भी इंटरसेक्शन सी और इधर भी इंटरसेक्शन सी। फिर आप करके देखें तब भी उत्तर यही आएगा, बी इज इक्वल टू सी। वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। अब देखिए जो इसका चौथा क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सिंपल है, इसकी 4 कंडीशंस दे रखी हैं। देखिए जो चौथे क्वेश्चन में दे रखा है, दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। पहला दे रखा है ए सबसेट है बी का, तुल्य का मतलब चलिए वो मैं बता देता हूं, ए सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या है, मैं आगे लिखता हूं, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं। ये देखिए, ये तो आप जानते ही हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि तुल्य है, इसका मतलब क्या है, तो दूसरा पार्ट आपका दे रखा है a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब ये बात सही है, क्यों, क्योंकि a माइनस बी का मतलब होता है ऐसे अवयव जो a में तो हैं लेकिन b में नहीं हूं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि a के तो सारे के सारे अवयव ही b में हैं। इसका मतलब क्या है, अगर a सबसेट है b का तो ये कंडीशन तो बिल्कुल सही प्रूफ है, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 5 ही आएगा, क्योंकि ऐसा कोई अवयव हो ही नहीं सकता जो a में तो है लेकिन b में नहीं हो। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा कोई अवयव नहीं हो सकता, यानी कि ये 5 ही होगा। तो ये देखिए तुल्य, इसका मतलब है ये एक दूसरे से संबंधित हैं। अब देखिए तीसरा पार्ट, a यूनियन b इज इक्वल टू बी होगा। ये कैसे देखें, a यूनियन b इज इक्वल टू बी होगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, सत्य है। चलिए मैं आगे लिख देता हूं, a यूनियन b इज इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि देखिए एक बात, समुच्चय a के सभी अवयव समुच्चय b में हैं, तो जब हम इनका यूनियन निकालेंगे तो यूनियन हमेशा कौन सा समुच्चय होता है, बड़ा समुच्चय,
और इन दोनों में बड़ा कौन सा है? बी। इसकी अगर चित्र की बात आती है, देखिए मैं यहां इस तरीके का चित्र बना रहा हूं। मान लीजिए ये बी है और ये है ए। ए उपसमुच्चय है बी का, यानी ए के सभी अवयव बी में हैं। अगर ए उपसमुच्चय है बी का तो देखिए बात प्रूफ होती है, अगर हम इनका यूनियन निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? बी के इक्वल। यानी ये कथन भी देखिए इससे ही संबंधित है, इसलिए तुल्य हुआ। अब देखिए इसी का चौथा पार्ट, इन्होंने ये लिखा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए आएगा। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। क्यों? यही चित्र से समझ में आएगी। अगर ए सबसेट है बी का तो इनका जो कॉमन आएगा वो यही चीज देखिए कॉमन है, यानी कि ए। यानी ये जितने भी कथन हैं वो तुल्य ही हैं। तुल्य का मतलब वो एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर था ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए जो इसके आगे का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। यदि ए उपसमुच्चय है बी का तो सिद्ध कीजिए कि सी माइनस बी वो उपसमुच्चय होगा सी माइनस ए का। अब आप लोग देखिए यही देखेंगे इस तरीके का जो क्वेश्चन, यदि ए उपसमुच्चय है बी का तो सी माइनस बी वो उपसमुच्चय होगा सी माइनस ए का। अब ए उपसमुच्चय है बी का देखिए कई बार मैं बता चुका, यानी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है। चलिए मैं ये लाइन देखिए यहां लिख के छोड़ता हूं, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं। हमें देखिए ये सिद्ध करके दिखाना है, ये जो 5वां क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए उपसमुच्चय है बी का तो सिद्ध कीजिए कि सी माइनस बी ये उपसमुच्चय होगा, वो भी किसका? सी माइनस ई का। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं। मैं मानता हुआ चल रहा हूं, माना x बिलोंग्स टू c माइनस बी, यानी x इसका एक अवयव है। इसका मतलब क्या है? अब आप लोग यही सोचेंगे कि इसे हम कैसे पढ़ें। तो c माइनस बी का मतलब देखिए यही तो हुआ, जो c में तो हूं लेकिन b में नहीं हूं। तो इसे मैं यही तो लिखूंगा, देखिए x बिलोंग तो करेगा c को लेकिन b को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसका मतलब यही होता है ये ऐसे अवयव हैं जो c में तो हैं लेकिन b में नहीं है। तो x अगर इसमें है तो इसका मतलब है x c में तो है लेकिन b में नहीं है। अब इसका आगे का पार्ट, ये तो देखिए मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया, x बिलोंग्स टू c। लेकिन अब एक बात देखें, ये वैसे एक पार्ट और भी आ चुका है इस तरीके का, a उपसमुच्चय है b का, यानी जितने भी अवयव a में हैं वो सब के सब b में हैं। अगर x b को ही बिलोंग नहीं कर रहा तो वो a में कैसे हो सकता है? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तो a के तो सारे अवयव भी b में हैं। इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये एक पार्ट जो अभी मैंने समझाया था उसी का ही समझिए दोबारा रिपीट हुआ। इसका कारण भी मैं लिख देता हूं, a सबसेट है b का। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमने ये सिद्ध कर दिया कि x c को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन वो a को बिलोंग नहीं कर रहा। c में तो है लेकिन a में नहीं है, तो इस बात का मतलब देखिए यही तो हुआ, c माइनस ए, यानी x किसे बिलोंग करेगा? c माइनस ए को। क्यों? क्योंकि वो c में तो है लेकिन a में नहीं है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया? c माइनस ए। अब मैंने क्या प्रूव किया? अगर x इसका एक अवयव है यानी c माइनस बी का, तो x इसका भी एक अवयव होगा। और अगर हम ऐसी कंडीशन प्रूव कर दें तो इसका मतलब ये होता है c माइनस बी, यानी दोबारा बताता हूं, देखिए c माइनस बी के सभी अवयव वो c माइनस ए में होंगे। और अगर c माइनस बी के सभी अवयव c माइनस ए में होंगे तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई, c माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ c माइनस ए। ये देखिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।